हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय यानी 1.2 प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे और बहुत ही कम समय में इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं। तो पहले क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या करना है, जो भी संख्या दिया है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ देंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने पर। देखिए दोस्तों, हम सभी सवालों में थियरी कुछ अपने मन से भी लिखते हैं, तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें थियरी बताया जा रहा है उसी को आप लोग लिखें। आप अपने मन से भी थियरी लिखें, बस उस थियरी का सेंस निकलना चाहिए, भाव निकलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140। 140 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए यह एक हमारा सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो यह 2 से डिवाइड होगा। तो यह 2 से जब डिवाइड होगा तो 2 सत्ते 14, 0 70 हो गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है, तो ये 35 हो जाएगा। 35 को काटने के लिए हम 5 का यूज करेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 एक क्या है, विषम संख्या है तो केवल ये 7 से कटेगा। फिर हमारा क्या मान मिला, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। वही यहाँ लिखा गया 140 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। चूँकि हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी स्क्वायर वाला जो सवाल हम लोग पढ़े हैं उसके रूप में व्यक्त करना है। तो हो जाएगा 140 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी जो भी संख्या जितनी बार है उसका स्क्वायर, यानी 2 बार है तो स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरा क्या कह रहा है, 156 दिया है तो 156 को भी डिवाइड करेंगे। चूँकि यह भी हमारा सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 सत्ते 14 और एक बचेगा, इसमें आएगा 16, 2 8 16, 78 हो गया। फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 9 18, 39 हो गया। अब 39 दोस्तों यह हमारा विषम संख्या है, तो इसलिए इसको 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 3 9। अब 13 एक विषम संख्या है जो खुद से कटता है, अभाज्य विषम संख्या है, इसलिए 13 से कट जाएंगे। तो इसके क्या हो जाएंगे, 156 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर अब जो 2 2 है 2 बार है तो इसको पावर लगा कर लिख देंगे और 3 गुणे 13 कर देंगे, यानी 156 इज इक्वल टू 2 गुणे 2, यानी 156 इज इक्वल टू 2 पर पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यह हमारा दूसरा का आंसर हो गया। फिर अब तीसरा क्या कह रहा है, 38 25। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चूँकि देखिए लास्ट में 5 है तो यह हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, अब इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 7 8 हो जाएगा हमारा 15, 15 3 18, 18 चूँकि 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 छक्के 18 डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया 22। चूँकि 21 हमको चाहिए तो 3 सत्ते 21 और 1 बच गया, 3 पचे 15। अब फिर हमारे ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 3 पचे 15 होता है। तो ये 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 बच गया 15, 3 पचे 15। फिर अभी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जोड़ के देख लेते हैं। 5 2 7 7 4 11। चूँकि 11 3 के पहाड़ में नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से काटेंगे तब 5 8 40 होता है, 2 बच गया, 5 पचे 25। फिर ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 एक कम 5 और 3 बचेगा, तब 5 सत्ते 35, 17 आ गया। चूँकि 17 एक विषम संख्या है, इसीलिए यह अभाज्य विषम संख्या है, तो इसलिए एक अपने आप से ही कटेगा। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो यानी 38 25 इक्वल टू 3 पर पावर 2, क्योंकि 3 जो है 2 बार है, और 5 पे पावर 2 क्योंकि 2 बार है, और गुणे 17। यह हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग 50 05 और 74 29 का भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है।
5005 यानी 5005 का देखेंगे तो इसको भी हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। 5 5 10, 10 है, चूँकि हमारा 10 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और शून्य हो जाएगा, फिर यह भी शून्य होगा, 5 एक कम 5 इतना आ गया। अब इसको हम लोग 7 से काटते हैं, देखते हैं 7 से कटता है या नहीं। फिर 7 से जब काटें, ये 5 यहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 7 आएगा। 7 से जब काटेंगे तो 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 10 है, 2 अंक लेते हैं, 3 बचा, 3 इसमें आएगा, हमारा 30 हो जाएगा। तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा और 2 बचा, फिर वो 2 हमारा कहाँ इसमें आएगा, तो यानी 21 हो जाएंगे, तो यानी 3 7 त्रिक 21 कट गया। अब दोस्तों यह हमारा 7 से नहीं कटेगा, अभी केवल 11 से ही कटेगा। देखिए 3 1 4 4 4 ये 8, अब ये चूँकि सम संख्या आ रहा है लेकिन इसके लास्ट में 2 नहीं है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 कम 11 और 3 बचा 33, 11 3 33, फिर ये हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में। तो वही लिखा गया है 5005 इज इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। चूँकि इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है इसीलिए हम यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार है 7429 का डिवाइडेशन करेंगे, तो यही एक हमारा ऐसा संख्या है जो एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, और यह एक विषम संख्या होने के कारण ही ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो जब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 4 बार में जाएगा, 17 चौके 68, 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारा कुछ 6 मिलेगा, और वो 6 हमारा इस 2 के साथ आएगा, यानी 62 हो जाएगा। फिर 17 या 51, और 51 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 11 होगा, यानी 119, 17 7 119, यानी 7 बार में 119 आएगा। फिर ये हमारा 19 से डिवाइड होगा, तो 19 से 43 लाना, 38 हो जा रहा है, तो 19 दूना 38। अब हम इसको घटाएंगे 43 में से तो 5 बचेगा, 5 इसके साथ आ जाएगा तो 57 हो जाएंगे, तो 19 19 19 57, 23 आ गया। चूँकि 23 एक अभाज्य संख्या है इसलिए स्वयं से ही कटेगा, तो वही लिखा गया 74 29 इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा इसका आंसर हो गया। फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी जो संख्याएं दी हुई हैं उनका हम लोग LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, उनका आपस में गुणा करेंगे, और यह जो दोनों संख्या दिया है इनका आपस में गुणा करेंगे, देखेंगे मान बराबर हो रहे हैं या नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले सवाल को देखें, संख्या 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब 26 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 2 यानी 2 गुणे 13, 13 दूना 26 होता है। यहाँ देख लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा तो 13 आ जाएगा, और ये 13 से स्वयं डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 21 का जब अब 21 ना होकर के, चूँकि यह 91 है दोस्तों, 91 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 गुणे 13 आएगा, यानी 7 से जब काटेंगे इसको तो यह 7 एक कम 7, 21 7 त्रिक 21, और यह 13 से एक बार में कट गया। अब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं HCF मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो भी बिंदु कॉमन होता है वही हमारा HCF हो जाता है, अतः संख्या 26 और 91 का HCF 13 होगा। देखिए दोनों में 13 जो है हमारा कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, 13 HCF हो गया। लेकिन LCM में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वो भी और जो नहीं कॉमन मिलता वो उन सभी का गुणा कर देते हैं, तो वो हमारा LCM हो जाता है। यानी 2 गुणे 7 गुणे 13 इक्वल टू, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, तो यह हमारा LCM प्राप्त हुआ। अब हम लोगों को सिद्ध करने की बारी आ गई कि सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो वो भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो पहले हम LHS को लेकर के चलते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसको लेकर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारा 26 है, यहाँ दिया भी है। पहली संख्या जो है देखिए 26 है, यानी पहली संख्या जो हमारा था वो 26 था, गुणे दूसरी संख्या 91 है, तो इन दोनों का गुणा कर दिए। जब इक्वल टू गुणा करेंगे तो हमारा 23 66 हो जाएगा। अब तो RHS को लेकर चलने के लिए हम HCF गुणे LCM करेंगे, यानी HCF और LCM। तो HCF की वैल्यू 13 है और LCM की वैल्यू 182 है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह भी हमारा 23 66 आ जाएंगे, यानी 23 66।
अतः LHS बराबर RHS, प्रूफ दैट, यानी देखा जाए तो LHS का भी मान बराबर है और RHS का भी मान बराबर हो रहा है, तो यह दोनों हमारा सत्य हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नियम सब में सेम रहेगा, बस अंक बदल गए हैं। संख्या 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आएगा। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, इसमें आएगा 2 पच्चे 10 और ये भी 2 पच्चे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 अठी 24, 3 पच्चे 15। फिर हमारा ये 5 से डिवाइड होगा, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। फिर हमारा 17 से डिवाइड होगा एक बार में। इसी तरह से जो संख्या हमारा 92 दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये डैश डैश का मतलब दोस्तों है यही ऊपर वाली शब्दों को लिखा गया है। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 23, यानी 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छक्के 12। फिर यह होता है 23 दूना 46। 23 एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो ये 23 खुद से डिवाइड होगा। अब हम लोग जानते हैं कि HCF का मतलब वैनिष्ट होता है तथा संख्या 510 और 92 का HCF 2 होगा, क्योंकि इन दोनों में 2 ही हमको कॉमन मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा 2 हो गया। और LCM का नियम होता है जो कॉमन मिलता है वो भी और जो नहीं कॉमन मिलता है वो भी। देखिए 1 2 तो कॉमन वाला हो गया। अब क्या बचा, 3 गुणे 5 गुणे 17 लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर इसमें क्या है, 1 2 यहाँ पर है और ये 23 है, फिर यह 2 हो गया और ये 23 हो गया। इन सब का जब गुणा करेंगे तो 23,460 आएगा LCM हमारा। अब जो सिद्ध हमको करना है तो उसको देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। इन दोनों को देखना था। हम पहले LHS को लेकर चलते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या 510 दिया है और दूसरी संख्या 92, दोनों का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। ठीक इसी प्रकार जब RHS को लेकर के चलेंगे, HCF गुणे LCM, यानी LCM की वैल्यू और HCF की वैल्यू को गुणा कर देंगे तो LCM का वैल्यू 23,460 है और HCF हमारा 2 आया था, तो 2 गुणे 23,460 इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 46,920 आ जाएगा। अतः LHS बराबर RHS, प्रूफ दैट, यानी 2 क्वेश्चंस हमारा हो गया। अब दूसरे के तीसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब दूसरे का तीसरा क्या कर, संख्या 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बस थियरी वही लिखना है, सब सेम है, बस डिजिट बदल चुके हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड, तो यह अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो हम लोग इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अठी 16। देखिए 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 1 बच गया, 2 अठी 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठी 16, 2 चौको 8, इसको काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21। फिर 7 से एक बार में कट जाएगा। इसी तरह से 54 को डिवाइड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तियाँ 9, फिर 3 एक कम 3, यानी 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अतः संख्या 336 और 54 का HCF 2 गुणे 3 यानी 6 होगा। दोनों में 2 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो वही हम ले लेंगे उसको कॉमन के रूप में, और ये हमारा क्या हो गया, 6 हो जाएगा। और LCM इक्वल टू, जानते हैं LCM जो कॉमन मिलता है वो भी और जो नहीं है वो भी, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी इस 2 को और इस 3 को ले लेंगे। फिर यह 3 की 2 है और यह 2 3 है, फिर एक 7 है। इस सभी का गुणा जब करेंगे तो ये हमारा 3024 आएंगे जो LCM होगा। फिर हमको सिद्ध क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा LCF गुणे LCM। तो हम दोनों इसमें एक साथ ही लेकर के चलते हैं। LHS तथा RHS दोनों साथ लेकर चलने पर, यानी इधर वाला बायां पद एक ही साथ लेकर और दायां पद भी एक ही साथ लेकर चलेंगे। तो पहली संख्या 336 है गुणे दूसरी संख्या 54 है, इक्वल टू HCF हमारा 6 आया है और LCM हमारा 3024 आया है। इसका गुणा करेंगे तो 18,144 और इसका गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा। चूँकि ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए प्रूफ दैट यह हमारा सिद्ध हुआ। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, उसको भी देख लेते हैं।
सभी क्वेश्चंस को इसलिए हम ऑलरेडी पहले से लिख करके रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और समझाने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम सभी क्वेश्चंस को पहले से ही लिख करके रखे रहते हैं, तो आप लोग गलत ना समझें। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं या फिर पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है, जो हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी पढ़ लिए हैं, बहुत ही आसान है। पहला है संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम इसको इस टेबल के माध्यम से नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर एचसीएफ देखा जाए तो 3 होगा, क्योंकि इन सब में 3 ही हमारा क्या मिल रहा है, कामन मिल रहा है। उभयनिष्ठ मतलब कामन, 3 मिल गया कामन, ये हमारा एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम की बात करें तो 3 तो आएगा ही आएगा। फिर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इन सब का गुणा कर देंगे तो 420 के बराबर आ जाएगा। यह हमारा एलसीएम हो गया। संख्या 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चूँकि देखा जाए तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या है, यानी स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसका उसी तरह से देखा जाए एचसीएफ 1 आ जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23। एक जो है स्वयं भी अभाज्य गुणनखंड है लेकिन सबको विभाजित कर सकता है, इसीलिए 1 के साथ लिखा जा रहा है। 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 29। अब इन तीनों में हमको 1 कामन मिल रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इस सभी संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। तथा एलसीएम के लिए 1 गुणे, अगर इन तीनों का गुणा कर देंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, सबका गुणा करने पर आ जाएगा 11,339, जो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी लोग देख लेते हैं। सभी प्रोसेस सेम है। 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 होगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 1 तथा 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 1। अब इन तीनों में हमको 1 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इस सवाल का या फिर इस संख्या का एचसीएफ हमारा 1 हो गया। तथा एलसीएम के लिए 1 का गुणा और बाकी जितनी भी संख्या हैं सबका गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सबको हल करने के बाद 18 आ रहा है, 1800, तो यह हमारा क्या हो गया, एलसीएम का मान हो गया। इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान कहा जाए। क्या है, एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या इज इक्वल टू 9 दिया, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी हमको एलसीएम का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग थ्योरी के माध्यम से एक सूत्र पढ़े हैं, तो पहले हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना पहली संख्या ए बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बी बराबर 657 है तथा दोनों का एचसीएफ 9 है, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 9 दिया है। तब हम लोग जो थ्योरी के माध्यम से सूत्र पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उसी का प्रयोग करेंगे। तो पहली संख्या का मान 306 गुणे दूसरी संख्या का मान 657 दिया है, इज इक्वल टू एचसीएफ का मान हमारा 9 दिया है, तो 9 लिखेंगे, गुणे एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को रहने देंगे। अब एलसीएम को यहाँ रहने देंगे, नीचे आकर के भाग करेगा तो हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे 9। इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 शून्य है, 3 दूना 6, फिर 3 से हम इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 नवा 27, यानी 102 गुणे 219। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम का मान निकल जाएगा। एलसीएम बराबर 22,338 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब बचा है 5वां, 6वां और 7वां, बस 3 ही क्वेश्चन और बचे हैं, उन लोगों को भी हम लोग अटेंड कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमें भी उत्साह मिले और आप लोगों को नए टॉपिक के साथ आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ावें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम लोग पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल का वीडियो था उसमें हम लोग एक पढ़ लिए थे कि सिद्ध हमको करना था 4n जो है वो 0 पर समाप्त होता है या नहीं। सेम वही क्वेश्चन है, सभी कुछ वही है, बस इसमें डिजिट को बदल दिया है। तो थियरी के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 होते हैं। सही बात है, 2×3 = 6। अतः 6n का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 × 3 का होल पावर n हो जाएगा, सभी का पावर हो जाएगा n। इससे स्पष्ट होता है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः 6n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है। यानी 5 आने का मतलब, एक अभाज्य गुणनखंड 5 आने का मतलब ये है कि जो 6 दिया है इसके लास्ट में अगर 0 हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जो कि 6 के लास्ट में 0 नहीं है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 नहीं आता है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याओं 2 तथा 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या n बिलोंग्स टू कैपिटल N ऐसा नहीं है। मतलब ये जो n है प्राकृतिक संख्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, जो कि संख्या 6n में 0 अंक पर समाप्त हो। यह हमारा क्वेश्चन इस तरह से सिद्ध हो गया। बस इसमें थियरी ही है, थियरी को पढ़ लेंगे एक बार, याद हो जाएगा। ये हमारा थियरी पर ही सवाल समाप्त हो गए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर। 6वां नंबर क्या कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए मतलब दर्शाइए। व्याख्या करने का मतलब होता है दर्शाइए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी सिद्ध कीजिए कि ये संख्या क्यों भाज्य है, हमको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले संख्या को ले लेते हैं, 7 × 11 × 13 प्लस 13। हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 11 × 7 = 77 × 13 प्लस 13। अब देखिए इन दोनों में 13 हमको कॉमन मिल रहा है, इसको हम 1 × 13 भी तो कर सकते हैं। अब इसमें से 13 जब बाहर निकलेगा तो 77 बचेगा, प्लस 1 यहाँ से बच जाएगा। यानी 13 × अब 77 प्लस 1 78 हो गया। यह हमारा 78, यानी अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 10 14 यानी 1014 संख्या प्राप्त होगा, जो कि एक सम संख्या है, यानी यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले संख्या को ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42 हो गया, और इसका इसके साथ गुणा करें। चूँकि देखिए दोस्तों 5 को नहीं छुएंगे क्योंकि यहाँ 5 प्लस के साथ है, तो इसीलिए हमको 5 देख रहने देना है। बस यही हमको ध्यान देना है कि जो संख्या प्लस के साथ है वो संख्या इस मान में दिया होगा तो उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, जो जैसा दिया उसी तरह से रहने देंगे। यानी यहाँ प्लस के साथ 5 है तो इसलिए 5 को छोड़ देंगे। इसका गुणा करेंगे तो 7 × 6 = 42 लिख दिए, और 4 × 3 = 12 दूना 24, 1 कम 24 24 हो गया, गुणे 5। और ये गुणे के रूप में है तो यहाँ पर गुणे 1 भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में से 5 हमारा कॉमन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 42 × 24 प्लस 1। अब इसका जब गुणा करके जोड़ेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर 1008 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1009, और 5 का जब गुणा कर देंगे तो यह हमारा प्राप्त हो जाएगा 50 45, जो एक भाज्य संख्या, यानी अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यह हमारा क्या है, भाज्य संख्या। इस तरह से हमारा 6वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। बस एक क्वेश्चन और बचा है जो हमारा 7वां है, उसके बाद से हमारा 1.2 जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बस ये क्वेश्चन लंबा है और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई भी मैदान हो उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जाहिर सी बात है वो लड़की है थोड़ा धीरे दौड़ेगी और वो लड़का है तो तेज से दौड़ेगा, इसीलिए उसको 18 मिनट लगा, इसको 12 मिनट लगा। खैर इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें
करके ही एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दोनों जो सोनिया और रवि हैं, उन दोनों को एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलने के लिए कहा जाए तो वो फिर ये उसका एक चक्कर लगा करके कितने समय में उस प्रारंभिक स्थान पर आएंगे, वही हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवालों में जो भी अंक दिए हों उन दोनों का हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग मिल जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग एलसीएम ज्ञात कर, और हम लोग एलसीएम का नियम जानते भी हैं कि जो कॉमन होता है वो भी, जो नहीं होता है वो भी, उस सभी का गुणा किया जाता है, इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। हल करेंगे क्या? मान लेंगे जो जो भी दिया है उन सभी मानों को हम लोग लिख लेंगे। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट है तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। चूँकि सोनिया और रवि एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए हम दोनों समयों का एलसीएम निकालेंगे। यानी हम ये दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, इसीलिए दोनों जो समय लग रहा है उन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का जो रूल हमारा होता है वही लगा लेते हैं। संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9, 9 दूना 18 हमारा मिल गया। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 3 दूना 6 दूना 12। इसलिए चूँकि एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, मतलब जो इसमें कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। 3 दोनों का कॉमन मिल गया, 2 गुणे 3, और ये 2 गुणे 3 जो बचा है। अब इन दोनों को जब हल करेंगे 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 6 6 के 36 मिनट, यानी 36 मिनट में सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में उन दोनों लोगों को 36 मिनट का टाइम लगेगा, तब उन लोगों का एक चक्कर पूरा होगा और वे लोग प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से इस प्रश्नावली की विदाई होती है, या प्रश्नावली ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एक एक सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि एक एक सवाल पर फोकस करके बताया जा रहा है। तो आप लोग, मुझे भरोसा है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करवाएंगे, ताकि मुझे भी उत्साह मिले और हम अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो बना करके हर समय प्रोवाइड करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।